Assalamualaikum guys. Welcome to Dr. Rizwan Chaudhary lecture. Today the topic of discussion is about antibiotic quinolone and fluoroquinolone. So let's start. What is quinolone and fluoroquinolone? अब क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन ये हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक की क्लास है जो क्या करेगी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इस बैक्टीरियल सेल को क्या करेगी किल करेगी। अब जो इन केस ऑफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली यहाँ पे दो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डीएनए का। अब यहाँ पे क्या करना होता है, मेन जो मैकेनिज्म होगा बैक्टीरियल सेल्स की जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी उसको स्टॉप करवाना है हमने। तो उसको कैसे स्टॉप करेंगे, क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलिन को यूज़ करके। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसकी जो फिजियोलॉजी है बैक्टीरिया की कि कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहले अगर इसकी बैक्टीरियल सेल्स की फिजियोलॉजी की बात हम कर लें कि कैसे ये डीएनए की रेप्लिकेशन कराते हैं। अब ये सपोज हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल्स है, ठीक है। अब इसमें ये सर्कुलर डीएनए है तो क्या होगा हमारे पास, ये देख लें। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स है। अब इसका डीएनए डबल हेलिक्स, अब इसमें क्या होगा, ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये हमारे पास डीएनए हेलिकेज। अब डीएनए हेलिकेज का क्या फंक्शन होगा, ये डबल हेलिक्स को क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, सिंगल स्ट्रैंड में। अब इसको ये देखें रिमूव कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है जब रिमूव करेगा तभी जाके कापियाँ बनेगी ना, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। अब ये क्या है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। यहाँ से फिर ये क्या करेगी, कापी बनाना स्टार्ट कर देगी। अब उससे आगे क्या होगा कि रेप्लिकेशन फॉर्क से आगे हमारे पास एक्सेसिव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी। अब देखें ये क्या होगी, ये कॉइल्स बनी हुई है। अब इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास होती है, डीएनए गायरेज होता है, ताकि क्या करे जो कॉइलिंग हुई हुई है उसको सेपरेट करे और उसकी अगले एक हमारे पास क्या हो, जिस तरह ये यहाँ से कॉइलिंग रिमूव होगी। अब ये एग्जांपल बताई है कि कॉइलिंग रिमूव हो रही है तो ये देखें ये एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा और ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए है। अब कम्प्लीमेंट्री डीएनए ये वाला रेड कलर का। अब कम्प्लीमेंट्री डीएनए के पीछे इन्वॉल्व कौन था, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक तो ओरिजिनल स्ट्रैंड आ गया, दूसरी इसकी कॉपी बन गई है। तो ये डीएनए का इरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग जो हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है ताकि हमारे पास अवेलेबल हो उसके लिए रेप्लिकेशन के लिए प्रोसेस। अब दूसरा एंजाइम कौन सा होता है हमारे पास है, दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज 4। अब टोपोआइसोमरेज जब क्या हो जाती है हमारे पास, हो जाती है ओरिजिनल और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, हो रहा होता है एट द एंड। तो टोपोआइसोमरेज 4 क्या कहता है, ये जो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, जब डिवीजन हो जाती है तो क्या करता है, इसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है, कि डॉटर सेल्स को क्या करता है टोपोआइसोमरेज 4 सेपरेट करेगा। जब सेपरेट करेगा तो क्या होगा हमारे पास, उसकी क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। तो आगे वो फिर इसी तरह ये इसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है डीएनए की रेप्लिकेशन का इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अब हमने क्या करना है, रेप्लिकेशन को स्टॉप करवाना है। स्टॉप कैसे करवाएंगे, जब क्विनोलिन या फ्लोरोक्विनोलिन यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देंगे। जब डीएनए गायरेज इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो सुपर कॉइलिंग होगी, ठीक है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये रिड्यूस ही नहीं होगी, कॉइल बने रहेंगे, इस तरह कॉइलिंग हुई रहेगी, ठीक है। अब कॉइलिंग जब बनी रहेगी, अब देखें हमारे लिए क्या है कि हमने कहा है कि कॉइलिंग को रिमूव करना है, इस तरह इसको रिमूव करना है ताकि हमारे पास क्या हो, आके ओरिजिनल और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरह हम इसके पास क्या हो, कापियाँ बनाए, ठीक है। कॉइलिंग को रिमूव करना है। अब डीएनए का रेस जब इनहिबिट हो गया, ठीक है, कॉइलिंग नहीं होगी तो कॉइलिंग रिमूव ही नहीं होगी और इधर टोपोआइसोमरेज जब इनहिबिट होगा तो ये डॉटर सेल सेपरेट ही नहीं होगी। इस तरह रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होगा वो प्रोसीड नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम यही है। अब ये थी इसकी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये बता दी है ड्रग्स। अब इसमें दो एंजाइम, अब क्विनोलोन फ्लोरोक्विनोलोन सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट फ्लोरोक्विनोलोन में क्या होगा कि उसके जो क्विनोलोन का स्ट्रक्चर होगा इसमें एडिशनल फ्लोरीन एटम अटैच होगा बेंजीन रिंग के आउटर साइड में। अब यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 होता है। अब एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग होती है किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, और उसको करेक्ट कौन कर रहा होता है, डीएनए गायरेज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करवा रहा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो टोपोआइसोमरेज 4 है ये डॉटर सेल्स को क्या करता है,
ये सेपरेट करता है। जब आप क्विनोलिन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तो रेप्लिकेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब डीएनए का एरेज जो है ये डिक्रीज करेगा, जो नेगेटिव बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी उसको डिक्रीज, और टोपोआइसोमरेज 4 जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, जो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी क्लासेस की तरफ चलते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन की डिस्कस कर लें क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसकी 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब जो फर्स्ट जनरेशन है उसको हम क्विनोलिन कहते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर में फ्लोरीन एटम अटैच नहीं होता। इसमें एग्जांपल आती है नैलीडेक्सिक एसिड और सिनॉक्सिसिन। अब ये फर्स्ट टाइम ये प्रोटोटाइप ड्रग थी। ठीक है, इसको अगर हम कहें तो ये प्रोटोटाइप ड्रग थी हमारे पास। अब चूँकि ये फर्स्ट टाइम कवर हुई थी यूटीआई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें ड्रॉबैक क्या था कि हाईली प्रोटीन बाउंड थी। अब देखें जो फार्माकोलॉजी का रिस्पांस के लिए जो हमारे पास अनबाउंड फ्री ड्रग होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम इफेक्ट दे सके, थेरेपेटिक इफेक्ट दे सके। लेकिन इसकी क्या थी, प्रोटीन बाइंडिंग क्या थी हमारे पास, ज़्यादा थी। अब प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कम होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में कम होगी तो इसकी जो एफिकेसी होगी वो हमारे पास कम होगी, मीन्स के रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम अब ओरली एब्जॉर्प्शन थी, इसको ओरली दे रहे थे, हम एडमिनिस्टर कर रहे थे, लेकिन ये सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं दे रही थी ड्यू टू हाई प्रोटीन बॉन्डिंग की वजह से। अब इसको हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था यूटीआई इन्फेक्शन में। ठीक है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे। साइड इफेक्ट में था हेडिक था, ड्रोजीनेस, ठीक है, जीआई डिस्टर्बेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग काज कर रही थी। अब ये थी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन हमारे पास है, वो है, उसको कहते हैं हम फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, अब फ्लोरोक्विनोलोन में हमारे पास आ जाती है जो सेकंड जनरेशन है, क्लोन। अब इसमें 4 एंटीबायोटिक्स आएंगी। ठीक है, सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन और लेमिफ्लॉक्सासिन। अब सेकंड जनरेशन जो फ्लोरोक्विनोलिन है एंटीबायोटिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसको कौन से थेरेप्यूटिक यूज़ किया है, इसका कौन से बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेमिफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो होती है यूज़ हो रही है हमारे पास वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, और ओफ्लॉक्सासिन, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो सेकंड जनरेशन है ये मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और एरोब्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करते हैं, अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात कर रहे हैं तो इसको हम यूटीआई इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फुट इन्फेक्शन होगा और ट्रैवल डायरिया के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी डोजेज फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, कौन कौन सी डोजेज इसकी अवेलेबल है, तो ओरल भी डोजेज फॉर्म है अवेलेबल है और आईवी डोजेज फॉर्म भी। तो ओरल की अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो सिप्रोडेक्स और नोविडेट, मोस्ट कॉमन इसका जो ब्रांड नेम है वो नोविडेट। ठीक है, अब स्ट्रेंथ कितनी टैबलेट फॉर्म में आती है, 250 mg, 500 mg, 1000 mg। ठीक है, और सस्पेंशन हमारे पास अवेलेबल है 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml। इन्फीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 200 mg पर 100 ml और 200 mg पर 20 ml, 400 mg पर 200 ml और 400 mg पर 40 ml। तो ये इसकी जो हमारे पास डोजेज फॉर्म थी, स्ट्रेंथ थी अवेलेबल, और इसको हम यूज़ करते हैं। हाफ लाइफ तकरीबन इसकी होती है 8 to 12 आवर, और इसको हम यूज़ करते हैं। डिस्कस कर रहे थे हम क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन। अब सेकंड जनरेशन हमने डिस्कस की थी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, स्ट्रेंथ, उसकी डोजेज फॉर्म, कौन से रूट से हमने एडमिनिस्टर करनी है, बहुत आईवी भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है, उसकी टैबलेट भी अवेलेबल होती हैं, उसके बाद उसकी सस्पेंशन भी और इन्फीन भी अवेलेबल है। अब उसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट ऑलमोस्ट इनके कॉमन होगी कि जीआई डिस्टर्बेंस काज करेगी, नाजिया वोमिटिंग होगी, ठीक है, हेडिक होगा, ड्रोजीनेस होगा।
तो ये इनकी कुछ, उसके अलावा QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, ठीक है। Q और T वेव जो होती है ना ECG में, उसको क्या कर देंगी, प्रोलॉन्ग कर देंगी। तो ये इंटरेक्ट करती हैं उसके साथ, जो हार्ट वाले पेशेंट के साथ, उस प्रिकॉशन के साथ हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात अगर हम करें तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो आती है लीवोफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन और गैटिफ्लॉक्सासिन। अब ये जो इसकी थेरेपेटिक यूज़ होगा, ये यूज़ होगी जो नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होगी और निमोनिया में हमारे पास यूज़ होगी। और कौन से जो एजेंट्स होंगे, माइक्रोबियल एजेंट, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट। उसके बाद स्टेफिलोकोकस निमोनिया होगा और माइकोप्लाज्मा, इनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होगी। अच्छा, उसके अलावा पेंसिलिन सेंसिटिव और पेंसिलिन रेजिस्टेंट जो होती हैं उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होती है हमारे पास। ब्रांड मोस्ट कॉमन जो इसका ब्रांड यूज़ होता है वो है लिफ्लॉक्स। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 250 mg और 500 mg, और जो इन्फियन होती है इसकी 500 mg पर 20 ml की पैकिंग में आती है। सस्पेंशन जो है वो 125 mg पर 5 ml में अवेलेबल है। अब इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेगा। उसके अलावा क्या करना है आपने, ये जो थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन होगी, ये क्या होगी कि जो पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपने ये क्या करना है कि ये वाली एंटीबायोटिक प्रिकॉशन के साथ यूज़ करनी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, हार्ट वाली मेडिसिन के साथ और एंटी डिप्रेसेंट के साथ आपने क्या करना है, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यूज़ करनी है, एज अ प्रिकॉशनर वो आपने वो ले लेने। अच्छा, लीवोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो ये सेफेस्ट ड्रग है हमारे पास। बाकी जो है गेमीफ्लॉक्सासिन और गैटिफ्लॉक्सासिन, ये क्या करती हैं, QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है, और जो एंटी डिप्रेसेंट और हार्ट वाली मेडिसिन होंगी उसके साथ आपने ये अवॉइड करनी है। तो ये था थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन जो फ्लोरोक्विनोलोन है, इसमें हमारे पास आता है MT, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है और ट्रोवोफ्लॉक्सासिन। अब मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है हमारे पास मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। अब इसकी थेरेपेटिक यूज़ क्या होगा कि सीवियर या सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी जो थेरापी होगी मैक्सिमम थेरापी 14 डेज़ के लिए होगी। कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर इन्फेक्शन है और बहुत ही सीरियस है तो इस केस में हम क्या, मोस्टली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होती है, जो मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन होता है। तो मैक्सिमम थेरापी जो होगी इसकी 14 डेज़ होगी। अब इसका जो ब्रांड है मोस्ट कॉमन मॉक्सीगेट है, उसकी स्ट्रेंथ है 400 मिलीग्राम टैबलेट में आती है, और इन्फियन में आती है 400 मिलीग्राम पर 250 ml। 250 ml की पैकिंग में होगी, कितनी होगी, 400 mg। तो बाकी साइड इफ़ेक्ट सेम ही है इसके कि GI डिस्टर्बेंस काज करेगी, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो गया, और एडिक वगैरह। उसके अलावा QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेगी। नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास डेलाफ्लॉक्सासिन आती है, एंटीबायोटिक है फ्लोरोक्विनोलोन। तो इसमें हमारे पास आती है डेलाफ्लॉक्सासिन। अब जो डेलाफ्लॉक्सासिन है ये अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स है, फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल ये हो चुके हैं इसके, और फेज़ 3 और आगे फेज़ 4 इसके ट्रायल्स रहते हैं। तो ये अभी मार्केटेड नहीं हुई है। अब ये मोस्ट एक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब ये थी इसकी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन थी, जो क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो जितनी भी हमने इसमें डिस्कशन की है क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन की क्लासिफिकेशन, अब ये टिश्यू को तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बल्कि जबकि क्या होता है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वहाँ पे इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो लिमिटेड होगी, और ये क्या करती हैं, प्लेसेंटल जो प्लेसेंटा होता है उसको क्रॉस कर देती है, ठीक है, मोस्टली जो थर्ड जनरेशन है। अच्छा, उसके बाद अगर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस की बात
करें तो उसमें भी डिफरेंट इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस काज करते हैं, जिससे रिक्वायर्ड जो थेरेपेटिक इफेक्ट होगा वो अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहले जीन जो होता है ना बैक्टीरियल की जो जीन होगा उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स में क्या आएगी, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कैसे आएगी कि सपोज ये हमारे पास क्या था, टोपोआइसोमरेज 4 था, बैक्टीरिया का एंजाइम था टोपोआइसोमरेज 4। अब जब इसमें म्यूटेशन है, अब ये तो जब हमने एंटीबायोटिक दी तो डीएनए टोपोआइसोमरेज को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था और वो डॉटर सेल को सेपरेट नहीं होने दे रहा था, ठीक है। अब जब इसमें म्यूटेशन होगी तो जब म्यूटेशन होगी तो ये इसकी शेप ये होगी है, जब इसकी शेप चेंज हुई है तो जो आप एंटीबायोटिक देंगे क्लोनिन या फ्लोरोक्विनोलिन वो इसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेशन को स्टॉप नहीं करेंगी और बैक्टीरियल की डेथ नहीं होगी और क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। दूसरा ये है कि इफ्लक्स फॉर्म, इफ्लक्स फॉर्म में ये होगा कि वो क्या करेंगी, ड्रग को एक्सपेल आउट कर देगी, ठीक है। तीसरा हमारे पास मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, अब मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब इसके अलावा एक और चीज़, ये जितनी भी हमने एंटीबायोटिक इसमें पढ़ी है, क्विनोलोन और फ्लोरोक्विन, ये बैक्टीरियोसाइडल होती है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल मींस बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करती है। एक होती है बैक्टीरियोस्टेटिक जो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है कि जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उसकी डेथ काज करती हैं, ठीक है। तो ये था अब ये मोस्टली ये होता है कि डोज डिपेंडेंट होती है। अगर आप लो डोज देंगे तो क्या होंगी, बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, हाई डोज देंगे तो बैक्टीरियोसाइडल हो। अब मोस्टली इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो हमारे पास होती है 3 to 8 आवर्स, ठीक है। आप मोस्टली इसको आप बीटी में यूज़ करते हैं, ये जितनी भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। और बाकी एडवर्स इफेक्ट की बात है, नेक्स्ट हम लेक्चर में इसकी थेरेपेटिक यूजेस की और कॉमन जो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होंगे। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में जनरली आपको बता देता हूँ कि जो थियोफाइलिन, कैफीन, एनसेड और जो कैल्शियम साल्ट्स होंगे उसके साथ हमने अवॉइड करनी है। ये क्या करती हैं, इसकी थेरेपेटिक इफेक्ट को चेंज कर देती हैं। तो ये हमारे पास इसकी थी। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलिन। That's all about today presentation. If any question, you can ask in comment section. Thank you very much.